हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को देखा था या डॉट प्रोडक्ट को। अब आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे और इसके बाद एक एडिशनल एक्सरसाइज में जोड़ा गया है आपको सिलेबस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं टू वेक्टर्स के लिए। तो देखिए, ये पहले दिमाग में बैठा लेना है कि जैसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता था तो उसका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, तो उसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस सिंबल से देते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमको एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड होती है। तो डिफिनीशन में हम देते हैं कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्रॉस सिंबल से दिया जाता है, एंड डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के पाई यानी 180 डिग्री तक हो सकता है। और एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी है, यानी वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में हैं उसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर एन कैप होगा। कैप है मतलब यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे उसको। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जब एन कैप एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी पता करना होगा। तो डायरेक्शन निकालने का रूल है राइट हैंड रूल। तो हुज डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल और राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर हम वेक्टर ए और बी, दो वेक्टर जो एक प्लेन में हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू साइन थीटा होगा। तो ये पार्ट जो होगा ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन हो जाएगा एन कैप, यानी प्रोडक्ट वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी आएगा वैल्यू वो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर मोड़ते हैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, तो थंब जो होगा उसका यूनिट नॉर्मल बताएगा। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड के प्लेन में वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना है तो हम ए से बी की ओर मुड़ेंगे। जैसे ए हुआ और बी की ओर मुड़ेंगे तो थंब कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। यानी अगर ए और बी इस बोर्ड के प्लेन में हो तो एन कैप हमारा बाहर की ओर होगा ऐसे। और अगर बी क्रॉस एन कहा जाए तो बी से ए की ओर मुड़ेंगे, तो बी से एन की ओर मुड़ेंगे तो हमारा ये अंदर जा रहा है, माने अंदर की ओर होगा। तो ये पार्ट हमारा अंदर की ओर होगा, ये पार्ट बाहर की ओर होगा। यही राइट हैंड थंब रूल कहलाता है। तो सीधे सी बात है कि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में अपना फिंगर रखिए राइट हैंड को और बी की ओर घुमाइए, तो थंब जिधर होगा उधर ही हमारा एन कैप का डायरेक्शन होगा। और यही बात राइट हैंड स्क्रू भी कहता है कि राइट हैंड स्क्रू को पहले वेक्टर से दूसरे की ओर घुमाते हैं तो स्क्रू जिधर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में एन कैप होगा। तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ में हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। दूसरा है, जैसे इसका एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पर और उसका आर दिया हुआ है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के और फोर्स के एप्लीकेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आर हो तो उसका टॉर्क होता है वेक्टर एफ इंटू वेक्टर आर। तो आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका टॉर्क। तो ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। फिर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी, जब दोनों नॉन जीरो वेक्टर होंगे तो ए और बी, ये तो मोड वाला जो वैल्यू है तो नॉन जीरो होगा, तो उसके बाद ये और ये प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा निश्चित रूप से जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो कब होता है?
तो जब थीटा का वैल्यू या तो जीरो हो और नहीं तो पाई हो, क्या कि ये जो एंगल का लिमिट है जीरो और पाई में, तो जीरो पर और पाई पर साइन थीटा का वैल्यू आपका हो जाता है जीरो। तो यानी वो वेक्टर या तो पैरेलल होगा नहीं तो एंटी पैरेलल होगा। तो इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी और वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल और कोलिनियर भी हम बोल सकते हैं वेक्टर बी का। तो कोलिनियर होगा या एंटी पैरेलल हो सकता है पाई के केस में, या 180 के केस में आपका ये पैरेलल हो सकता है। फिर अगली प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी, दो सेम वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर, या अगर एक डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल जीरो होगा, और उस केस में हमेशा वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर ए का वैल्यू जीरो आएगा। आपको याद होगा कि डॉट में यही चीज़ होता था, मोड वेक्टर ए डॉट मोड वेक्टर ए, माने वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वहाँ पर हो जाता था मोड वेक्टर ए का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 हो, यानी ए और बी के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो उस कंडीशन में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू एन कैप के बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा वहाँ पर जीरो हो जाएगा। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि पूछा जाए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा बताना है। इसके बाद आई जे के में चूँकि हमको रिजल्ट फॉर्म में ही काम करना होगा, तो वहाँ पर देखिएगा कि आई को आई से, जे को जे से या के को के से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू जीरो होगा वहाँ पर। और थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो साइन थीटा जब भी करेंगे तो वो आपका जीरो ही आएगा। उसी तरीके से अलग अलग वेक्टर में लिया जाए तो आपको साइक्लिक ऑर्डर याद रखना है, आई जे के, फिर आई जे के आई जे के आई जे के बोलते हैं। तो आई और जे को करेंगे तो के आएगा, जे और के को करेंगे तो आई आएगा, के और आई को करेंगे तो जे आएगा। साइक्लिक ऑर्डर में सीधे चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, दो का प्रोडक्ट करेंगे तो जो तीसरा बचा हुआ है वही होगा, और वो पॉजिटिव में होगा सीधे चलेंगे तो। और उल्टा चलेंगे, जैसे जे इंटू आई इंटू जे को के लिख रहे थे तो जे इंटू आई को हम माइनस के लिखेंगे, जे इंटू के को आई लिख रहे थे तो के क्रॉस जे को माइनस आई लिखेंगे, के क्रॉस आई को हम जे लिख रहे थे तो आई क्रॉस के को हम माइनस जे लिखेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद वेक्टर ए और बी ये दो एडजेसेंट साइड हों किसी ट्रायंगल के, कोई एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी। यानी वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, उसके बाद उसका हाफ कर दीजिए, जो आता है प्लस आता है तो ठीक है, माइनस आता है तो माइनस चिन्ह हटा देंगे मॉडुलस में, और वो जो प्लस वैल्यू आएगा वही उसका एरिया होगा। माइनस हटाना इसलिए पड़ता है कि एरिया कभी भी पॉजिटिव ही होता है। फिर ई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन इट्स एरिया इक्वल्स टू, फिर वही हो जाएगा मॉडुलस ऑफ मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी हाफ जो है ट्रायंगल में 1/2 लगता है और पैरेललोग्राम में 1/2 आपका नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हुई। अब इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, कोई डाटा दिया गया हो ए और बी तो निकालेंगे कैसे उसको देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप हो, और वेक्टर B एक दूसरा वेक्टर है जिसका वैल्यू A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप हो। तो हमको A क्रॉस B निकालना है, तो ज़्यादा रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। निकालना हो जब तो सीधे इसका डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में ऊपर में आई जे के लिखते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। आई जे के बोले तो आई कैप जे कैप और के कैप ही अंडरस्टूड है। और इसके बाद पहले वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो लिखते हैं A1 B1 C1। मान लीजिए कि कोई आई जे के में से कोई एक नहीं दिया हो, तो जो नहीं दिया हो उसका हम 0 कंपोनेंट लेंगे और लिख देंगे। फिर वैसे ही बी वाले का लिख देंगे A2 B2 C2, तो A2 B2 C2 तीसरे रो में लिख देंगे। अब इसके बाद इस डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट मेथड से, प्रॉपर्टी का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मेथड से इसका वैल्यू निकाल दीजिए, जो आएगा वैल्यू आई जे के रूप में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी का। अब इस बात को हम लोग एग्जाम्पल अदर नहीं लेकर के हम एक्सरसाइज का ही डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं।
तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी, ये वेक्टर ए का वैल्यू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और वेक्टर बी का वैल्यू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मूड निकालना है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी को निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए ऊपर में इसी मेथड के अनुसार आई जे के लिख दिए। उसके बाद पहले वेक्टर के कंपोनेंट यहाँ 1 है, फिर -7 प्लस 7, इसके बाद इसका दूसरे वाले का लिखे तो 3 -2 प्लस 2, तो 3 -2 और 2 लिख दिए। इसके बाद डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो आई क्रॉस करेंगे तो इसको ढक लेंगे, -7 2 जा -14 और फिर माइनस करना है इसको इसके प्रोडक्ट को, तो माइनस इसका प्रोडक्ट आएगा -14 माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस दे दिए। फिर -j इंटू जे में करेंगे तो इसको ढक लेंगे तो 1 × 2 तो 2 हो गया, -3 × 7 तो 21 हो गया। फिर प्लस के इंटू यहाँ पर करेंगे इसको ढक करके तो -2 और -21 हो रहा था प्लस 21 हो गया। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो सकता है तो i × 0 हो गया, -i × 0 लिखे चाहे मत लिखें, हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। फिर -j × 2 में से 21 करेंगे माइनस तो -19 होगा, प्लस k × ये -2 और प्लस 21 है तो 19 हो गया। अब इसको सीधा करेंगे तो है तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस जे कैप हो गया और प्लस 19 के कैप, यहाँ प्लस 19 जे कैप और प्लस 19 के कैप। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू। अब हमको इसका मूड निकालना है, तो मूड के लिए क्या करेंगे तो √19² प्लस 19², तो 19² दोनों सेम है तो स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2 × 19 का स्क्वायर। तो अब 19 का स्क्वायर मतलब 19 बाहर निकल गया और √2 रह गया तो 19 √2 यूनिट्स हो गया, तो ये आपका वैल्यू हो गया। ऐसे ही इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b वेयर a और b दिए गए हैं। तो देखिए कहीं भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो इसका मतलब कि हमको n कैप का वैल्यू निकालना है। और आप जानते हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये आपको पता है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा मोड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बाई में हो जाएगा मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। तो आप वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और उसके बाद उसका मोड निकाल लेंगे इस तरीके से, फिर मोड वेक्टर ए निकाल लेंगे, मोड वेक्टर बी निकाल लेंगे और इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। और साइन थीटा का वैल्यू मिल गया तो अब थीटा का वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स इतना हो जाएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो इसमें भी वही काम करना है, एक बार a प्लस बी निकाल दीजिए, एक बार a माइनस बी निकाल दीजिए, इसके बाद दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड, और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड में जब अलग अलग मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा निकलेगा, और साइन थीटा जब निकल जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स उतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल्स π/3 with I cap, π/4 with J cap and acute angle theta with K cap, then find theta and hence the components of vector A। तो वेक्टर A आपको गिवन है कि वो यूनिट वेक्टर है, तो हम लिखते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू π/3 दिया है, बीटा का वैल्यू π/4 दिया है, गामा का वैल्यू थीटा दिया है। तो आप यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली वही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, यानी एल का वैल्यू होता है, तो एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस π/3 तो 1/2 हो गया, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा तो कॉस π/4 यानी 1/√2 हो गया, और एन इक्वल्स टू ये दिया गया है कॉस गामा तो कॉस थीटा हो गया गामा के जगह पर। अब हमको एक रूल पता है कि l² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स टू 1 होता है, तो एल का वैल्यू का स्क्वायर प्लस एम का वैल्यू का स्क्वायर प्लस एन का वैल्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये 1/2 कॉस स्क्वायर
इक्वल टू 1 हुआ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3/4 होगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 में से माइनस करेंगे तो 1/4 होगा, तो कोस थीटा का वैल्यू 1/2। अब यहाँ प्लस माइनस 1/2 लिख सकते थे, लेकिन हमने प्लस क्यों नहीं प्लस लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, तो क्योंकि लिखा है कि थीटा आपका एक्यूट एंगल है। तो यहाँ बगल में आप लिख भी सकते हैं कि सिंस थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद थीटा का वैल्यू कोस इन्वर्स 1/2, तो कोस इन्वर्स 1/2 का वैल्यू π/3 होता है। तो इस तरीके से हमारा कोस थीटा का वैल्यू भी निकल गया। इसके बाद अब पूछ रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ ए निकालना है, तो ए मतलब यहाँ तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को हमने ए कैप लिख दिया, तो कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर ए तो इक्वल टू एल का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1/2, एम का वैल्यू 1/√2 निकाल चुके हैं, और एन का वैल्यू आपका यहाँ पर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, तो एन इक्वल टू यहाँ 1/2 लिखिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट हो गए। अब इसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि शो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस क्रॉस बी, इसका वैल्यू निकालना है और दिखाना है हमको कि 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर आएगा। तो सीधा आप LHS भी लिख सकते हैं, या जो टर्म दिया है डायरेक्ट उसको लिख दिया, हमने डायरेक्ट उसी को लिख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अलजेब्रिकली चलना है। ए को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इससे, तो ए को जब ए से करेंगे तो ए क्रॉस ए आएगा, फिर इसी ए को जब बी से करेंगे तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आएगा। तो इस वेक्टर ए से इन दोनों का हो गया, ये दोनों आया रिजल्ट। इसके बाद माइनस वेक्टर बी से ए को करेंगे तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आया, और फिर माइनस वेक्टर बी से प्लस वेक्टर बी को करेंगे तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी आया। आप जानते हैं कि किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो उसमें हमेशा 0 आता है। तो ए क्रॉस ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0 हो जाएगा। तो ये 0 वेक्टर हो गया, ये ए क्रॉस बी है ही, और ये माइनस। अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को आप लिख सकते हैं कि माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि जब ऑर्डर उलट देते हैं तो उसका साइन भी उलट जाता है। आपने देखा था कि आई जे को कर रहे थे तो के आया था, जे इंटू आई को करे तो माइनस के आया, तो वैसे यहाँ भी होता है। और माइनस में ये 0 हो गया, ये 0 वेक्टर का काम खत्म, जोड़ने में कोई काम नहीं है, माइनस करने में भी कोई काम नहीं है। ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया, ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, फिर ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी। और यही बात आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ हो गया। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कंडीशन दिया हुआ है कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिया है 0 वेक्टर, और कह रहा है कि इसमें लैम्डा और म्यू, यहाँ पर लैम्डा है और यहाँ म्यू है, ये दोनों अननोन टर्म है, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इन्हीं का वैल्यू निकालना है। तो सीधे सी बात है कि आप यहाँ पर इम्प्लाई दिखा दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आई जे के लिख लिए, फिर 2 6 27 यहाँ लिख दिए फर्स्ट सेकेंड रो में। आई इसका कंपोनेंट 1 लैम्डा और म्यू, 1 लैम्डा म्यू थर्ड में लिख दिए रो में। आई ए इक्वल टू 0 होगा। इसका सिंप्लीफाई आप कीजिएगा, तो जैसे आई को किए तो यहाँ पर 6 इंटू म्यू माइनस लैम्डा इंटू 27 लैम्डा, फिर माइनस जे, ये कवर कर लेंगे तो 2 इंटू म्यू और माइनस 1 इंटू 27 हो गया, प्लस के करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2 इंटू लैम्डा और माइनस 1 इंटू 6, और इक्वल टू में 0 वेक्टर है। फिर ये अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंपेयर करेंगे तो ये 0 वेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि उसका आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट सब के सब 0 होंगे। तो यानी ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो हमने लिख लिया कि 6m म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये माइनस 2 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0, 27 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या हो गया, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 म्यू माइनस 9 लैम्डा आएगा,
इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस हटिए गया और म्यू का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 27/2 आ गया। लैम्डा का वैल्यू यहाँ 6/2 की ये कटा दिए तो ये भी आ गया 3, तो 3 आ गया लैम्डा का वैल्यू। अब म्यू का वैल्यू और लैम्डा का वैल्यू ये दो में से तो मिल गया। अब यही इसमें भी पुट करके देख लीजिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है 2 म्यू यानी 2 × 27/2 माइनस 9 लैम्डा, तो 9 × 3, तो ये 2 और 2 कट गया तो 27 माइनस 27 इक्वल्स टू 0 आ गया। और यहाँ दिया भी इक्वेशन में था कि 2 म्यू माइनस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो यानी सही हो गया। तो हमारा ऑल केस में, सारे केसेज में लैम्डा का वैल्यू 3 या म्यू का वैल्यू 27/2 मिल गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि ए डॉट बी का वैल्यू 0 है, तो आप लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, इसका वैल्यू क्या होता है मोड ए डैट मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। फिर ए क्रॉस बी दिया हुआ है ये 0, तो इसका मोड हम निकालेंगे तो क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी है और यहाँ कॉस थीटा है या 0 ये भी है 0 0, तो ये कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा है, तो किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा। तो जब कभी नहीं होगा तो वही हमने लिख दिया कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0 टुगेदर एंड गिव। यहाँ पर रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है कि मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी कॉस थीटा, और ये 0 हो रहा है, ये भी 0 है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गया। तो वही लिख दिया कि इक्वल टू मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है, और साइन थीटा कॉस थीटा 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि मोड वेक्टर ए डॉट मोड वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 होगा निश्चित रूप से। और जब ये 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा, यानी आइदर मोड वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और मोड वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। यही आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी गिवन एज a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप c1 i कैप प्लस c1 j कैप प्लस c1 k कैप, देन शो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस बी या प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। तो आप ए बी सी के वैल्यू दिए गए हैं, तो पहले लेफ्ट साइड में दिया है बी प्लस सी, तो निकाल लीजिए बी प्लस सी, और उसके बाद ए के साथ उसका क्रॉस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एल एच एस का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आर एच एस में निकालना है आपको, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, आप ए क्रॉस सी निकाल दीजिए, इन दोनों को भी ऐड कीजिए तो आर एच एस का रिजल्ट आएगा। आप सारा काम करने के बाद देखेंगे कि एल एच एस का रिजल्ट आर एच एस के रिजल्ट के इक्वल आ रहा है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि फाइदर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, इज द कन्वर्स ट्रू। तो आप लिखेंगे कि नो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जाम्पल। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप इसको दिखा सकते हैं। चूँकि देखते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी का 0 आने के लिए क्या चाहिए हमको, कोई मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अगर ए 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, बी 0 होगा तो ये 0 होगा, तब तो 0 होगा ही। लेकिन अगर ये दोनों नॉन 0 हैं फिर भी अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 आ जा रहा है तो उस केस में भी ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसलिए कन्वर्स आपका ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये वैल्यू हो, ये 0 चाहे ये 0 हो, तब ये निश्चित रूप से 0 होगा। लेकिन अगर ये 0 हो
तो ये और ये दोनों में से कोई जीरो नहीं भी हो सकते हैं, यानी दोनों के दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं, फिर भी साइन थीटा का वैल्यू जीरो आने पर वो जीरो आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल लेने के लिए ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर ऐसे लेना है कि जिसमें थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए। तो जैसे ए में मान लीजिए कि आपने ले लीजिए कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी को ले लिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, चाहे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, मतलब कोलिनियर वाला या लिनियर वाला प्रॉपर्टी लगा करके दूसरा वेक्टर ले लीजिए। तो उस केस में आप देखेंगे कि वेक्टर ए का भी वैल्यू जीरो नहीं आएगा, वेक्टर बी का भी वैल्यू मोड वैल्यू जीरो नहीं आएगा, मोड वेक्टर ए जीरो नहीं आएगा, मोड वेक्टर बी जीरो नहीं आएगा। अगर इस तरह का एग्जाम्पल जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप लेते हैं तो, लेकिन जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपका जीरो आ जाएगा। इसके बाद ये 9 नंबर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज ए बी सी दिए गए हैं। तो ए बी सी दिए गए हैं, तो आपको निकालना क्या है, दो एडजेसेंट वेक्टर्स। तो एक एडजेसेंट वेक्टर बी ए हो सकता है और एक वेक्टर सी बी सी हो सकता है, जैसे इसके पहले वाले में हम लोग बनाए थे। तो उसी में से एक बार वेक्टर बी ए को निकाल लीजिए और एक बार वेक्टर बी सी को निकाल दीजिए, तो ट्रायंगल के दोनों को एडजेसेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। और एक को आप वेक्टर ए को वेक्टर बी मान लीजिए, तब एरिया उसका क्या हो जाएगा, तो एरिया 1/2 मोड ऑफ, चाहे मॉडुलस ऑफ 1/2 आई इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स, यानी वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी। और ये वैल्यू निकाल करके आप बना सकते हैं। अलग अलग वेक्टर को निकालना आता है, वेक्टर बी ए निकालना है तो ए में से बी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है, बी सी निकालना है तो सी में से बी को माइनस करना है, और इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप जानिए चुके हैं, तो आराम से बना लीजिएगा। फिर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड। तो यहाँ एडजेसेंट साइड ऑलरेडी दिया गया है, आपको वेक्टर निकालना नहीं है। जैसे इसमें ए बी सी दिया गया था तो आपको एडजेसेंट वेक्टर पहले निकालना पड़ा था, बी ए और बी सी। इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें ए और बी दोनों एडजेसेंट दिए गए हैं। तो डायरेक्ट आप जानते हैं, फॉर्मूला में देख चुके हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, माने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉडुलस का के मैग्नीट्यूड का मॉडुलस निकाल देना है, यानी निगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा। एक 11 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मोड वेक्टर ए इक्वल्स टू 3 एंड मोड वेक्टर बी इक्वल्स टू √2/3, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी। अब 4 एंगल दिया हुआ है, तो देखिए मोड वेक्टर ए 3 दिया हुआ है, मोड वेक्टर बी √2/3 दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर होगा। तो ये यूनिट वेक्टर कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर ए इंटू साइन बी इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ये दिया हुआ है 3, ये दिया है √2/3 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, 3 कैंसिल हो गए, 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन इन्वर्स 1/√2 यानी π/4। तो इस तरीके से थीटा का वैल्यू आपका π/4 हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेज ए बी सी डी विथ पोजीशन वेक्टर दिया गया है, तो रेस्पेक्टिवली तो उसका एरिया निकालने के लिए आप आसानी से दो एडजेसेंट वेक्टर बना करके निकाल सकते हैं। इसके बाद इसके मिसलेनियस क्वेश्चन भी इसी सब रूल से आधारित हैं, तो आप उसको बना लीजिए। RS अग्रवाल या अदर कोई साइड बुक बनाते हैं तो उसके वेक्टर्स को बना लीजिए। और इसके बाद एक और वीडियो इसका हम लोग लेकर के आएंगे, नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात है, तो थोड़ा सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद वेक्टर खत्म हो जाएगा और तब हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। आप अपने क्वेश्चन को फास्टली बनाते चलिए और बना करके उसमें देखिए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप अपने लेवल को मेंटेन रखते हुए अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए ताकि अधिक से अधिक डेप्थ आपका मैथमेटिक्स में हो सके। अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।